फिजिक्स के लॉज याद रखते हैं तो मैथ्स की सारी ट्रिक्स भूल जाते हैं। एक बार नहीं बार बार पढ़ने पर भी कुछ याद नहीं रख पाते हैं। अगर आपका बच्चा भी फेस कर रहा है ये सारी प्रॉब्लम्स तो आप टेंशन मत लीजिए, हम लेकर आए आपके लिए एक फन फिल्ड सॉल्यूशन, जिसकी मदद से ना सिर्फ आपका बच्चा सारी चीजों को याद रख पाएगा पर एकदम मन लगा के पढ़ाई कर पाएगा। पर कैसे? ऐसे। क्या हाल चाल यार। आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे हो। मैं एकदम चंगा सी, चिंटू भी एकदम बढ़िया ही होगा। मैं तो एकदम ठीक सर। ठीक है, और आज हम लोग एक नए चैप्टर की और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। इन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जाहिर सी बात है इन दो वर्ड्स डेटा और हैंडलिंग का मतलब समझना होगा, लेकिन उसके पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज डेटा का मतलब समझते हैं। और हमारे पास कोई खास इंसान है डेटा का मतलब आप लोग को समझाने के लिए। मिलना चाहोगे? चलो मिलते हैं फिर। Actually, explaining data would be a little complicated task. Also, data has various definitions, but the most appropriate one would be this. Data is a collection of numerical facts regarding a particular type of information. कुछ समझ आया क्या? मुझे तो नहीं आया, तो फिर किसी अच्छे बंदे से मिलना होगा। खुद देखो कौन है। सर ऐसी किताबी डेफिनेशन रख के तो कोई भी आंसर कर देगा, मतलब भी तो समझ आना चाहिए। मैं समझाता हूं। सर बॉलर ने लास्ट 10 मैचेस में कितने विकेट्स लिए? डेटा है सर। सर बैट्समैन ने लास्ट 100 मैचेस में कितने रन बनाए? डेटा है सर। सर एमएस धोनी का वनडे में एवरेज कितना है? डेटा है सर। सर बच्चों के मैथ्स टेस्ट में मार्क्स कितना है? डेटा है सर। सर एक्चुअली ना हम लोग डेटा से घिरे हुए। सर मोबाइल की बैटरी से लेकर पबजी के किल्स तक सब कुछ डेटा है सर। अच्छा हाँ, डेटा को ना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कलेक्ट करा जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, उसको जानना है कि क्लासरूम में बच्चों की एवरेज हाइट क्या है, तो वो क्या कलेक्ट करेगी? बच्चों का हाइट कलेक्ट करेगी, जिसको हम डेटा बोल देंगे। समझ में आया? मान लो दूसरी टीचर है, उसको क्या जानना है? क्लासरूम में बच्चों का फेवरेट कलर जानना है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में फेवरेट कलर हमारा डेटा हो गया। समझ आया कॉन्टेक्स्ट? अच्छा हाँ। अब ये डेटा को कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसका काम क्या है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना डेटा को और इंटरप्रेट करना डेटा को। सर इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है? क्या बात है दोस्तों, चिंटू ने पूछा है कि सर इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है। मैं समझाता हूं। मैंने दो चीजों का नाम लिया, ऑर्गेनाइज करना और इंटरप्रेट करना। अभी ऑर्गेनाइज को बाजू रखो, उसका मतलब समझेंगे। इंटरप्रेट करने का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया जी सिंपल है ना, अरे डेटा तो कलेक्ट कर लिया भैया हर केस में, लेकिन उसका करोगे क्या? समझ आ रहा है? क्या करेंगे उसको आप इस तरीके से समझिएगा। आप यूट्यूब चलाते होगे, ठीक है, मान लो आपने आज YouTube खोला, कोई वीडियो देखा, आप अगले दिन वापस YouTube पे जाओगे ना, तो उसी वीडियो से रिलेटेड, मतलब जो आपने आज देखा था, उसी वीडियो से रिलेटेड आपको चीजें कल भी दिखाई देंगी। समझ में आ रहा है? मान लो आपने कल कुछ देखा, उसी चीज से रिलेटेड वीडियो आपको परसों दिखाई देंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई तो है जो आपका बिहेवियर, कोई तो है जो आप पर नजर रख रहा है। अब ये कौन है? ये मान लो YouTube के कोई बंदे होंगे भैया, वो क्या कर रहे हैं? वो डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप कुछ ऐसे देख रहे हो, उन्होंने देखा कि अच्छा ये देखता है, इसको ये देखने में मजा आता है, तो इसको अगले दिन भी यही दिखाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम YouTube पर खर्च करो, क्योंकि उससे वो क्या कर रहे हैं? अरे पैसा कमा रहे हैं भैया, माल छाप रहे हैं। समझ आया? तो इंटरप्रेट करने का मतलब ये होता है कि भैया डेटा से हम कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ दिमाग लगा के सीख रहे हैं और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उससे पैसा छाप रहे हैं। समझ आया चिंटू? क्लियर है सर? चलो भैया अब क्लास में चलते हैं और कुछ टर्म्स का मतलब समझते हैं जो मैं इस चैप्टर में यूज करने वाला हूं। समझते हैं कि रॉ डेटा क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे, रैंचो की डेफिनेशन में समझेंगे। जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दिमाग में जाने दीजिए। इंफॉर्मेशन भैया, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसके कलेक्शन को मैं डेटा बोलता हूं। लेकिन गैदर्ड इनिशियली, मतलब सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने डेटा कलेक्ट करा है, जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उसको मैं रॉ डेटा बोलूंगा। सिंपल भाषा में ये कि अभी उस डेटा पे मैंने कुछ भी काम नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, इधर आओ। यार रॉ डेटा का मतलब बहुत इजी है। रॉ का मतलब कच्चा। भैया खाना कच्चा है, मतलब अभी उसको पकाया नहीं, उस पर कोई काम नहीं करा। तो रॉ डेटा का मतलब भी दोस्तों यही होता है, एक ऐसा डेटा जिसपे अभी कोई भी काम नहीं कर रखा है भैया। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी मैं किसी क्लासरूम में गया, 40 स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स नोट डाउन करे एक एक करके, तो ये मार्क्स जो डेटा है भैया, मार्क्स को मैं डेटा बोलूंगा, इस इंफॉर्मेशन कलेक्शन को मैं डेटा बोलूंगा। इसको मैं रॉ डेटा भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी इस पे मैंने कोई काम नहीं कर रखा।
समझ आया? एक और एग्जांपल देता हूं, सिक्योरिटीज कैमरा देखे होंगे, क्या करते हैं वो क्लिपिंग्स रिकॉर्ड करते हैं भैया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो जो क्लिपिंग्स रिकॉर्ड हुई है ना, उसको मैं रॉ डेटा कह सकता हूं, क्योंकि अभी उन क्लिपिंग्स पे मैंने कोई काम नहीं करा। मान लो उन क्लिपिंग्स को मैं एडिटिंग पे डाल दूं कि भैया ये क्लिपिंग्स इंपॉर्टेंट है, इसको रख लेता हूं, ये क्लिपिंग्स इंपॉर्टेंट है, इसको रख लेता हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको काट देता हूं, तो उसको मैंने एडिट कर दिया, तो अभी वो रॉ डेटा नहीं है। समझ में आ रहा है? रॉ डेटा मतलब कच्चा डेटा, एक ऐसा डेटा, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पर अभी मैंने कोई भी काम नहीं कर है। क्लियर हुआ? चलते हैं इसी के साथ आगे। अब समझते हैं कि रेंज का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? बहुत इजी है, ये डेफिनेशंस ना पता होना चाहिए, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन, भैया डिफरेंस किस किस के बीच में? The highest and the lowest values of the observations. Observation मतलब क्या भैया? 10 लोग हैं, उनका वेट कलेक्ट करा, तो जो मैं वेट्स कलेक्ट कर रहा हूं ना, उसको मैं ऑब्जर्वेशन कहूंगा, ठीक है। इन अ डेटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डेटा। एग्जांपल के लिए जरा मिलिए। चलो यार, रेंज को अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास डेटा है 40 स्टूडेंट्स के मैथ्स में मार्क्स का, ठीक है। आपके स्क्रीन में 40 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में मार्क्स आ रहे हैं। हर एक मार्क्स को मैं ऑब्जर्वेशन कह सकता हूं। अगर आपसे कोई इस डेटा की रेंज पूछता है, इसका मतलब आप 3 चीजें करो। नंबर 1 चीज, सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है ये पता करो। तो इस डेटा में हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब हाईएस्ट मार्क्स आपको 92 दिख रहे होंगे, इसको यहां पर रख लो। उसके बाद इस डेटा का लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 4, मतलब कोई स्टूडेंट होगा जिसके मैथ्स में 4 मार्क्स आए, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 92 इस डेटा का, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 4 इस डेटा का। माइनस करोगे 92 माइनस 4, मतलब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन आ रहा है 88। इसका मतलब इस डेटा की रेंज क्या हो गई? 88। इजी है ना बॉस? अब समझते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। अब एक बात तो क्लियर हुई, ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो मैंने डेटा कलेक्ट करा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जरा ध्यान दीजिए पहले डेफिनेशन पर, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। 2-3 बार ना दिमाग में बोलो, घुसने दो आराम से। क्या? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब वो डेटा, मान लो हाइट, ठीक है, अकर्स इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल से समझते हैं, जरा डेटा पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सपोज वी मेक अ सर्वे ऑफ 20 फैमिलीज। हमने क्या करा भैया? एक सर्वे कराया 20 फैमिलीज का, कोई लोकेलिटी में, भैया कोई कॉलोनी होगी, आपकी कॉलोनी में आप गए भैया, ठीक है, सर्वे करने। क्या कि भैया कौन कौन से फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं, कितने कितने चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली। तो हमको क्या मिला? अभी हमने डेटा कलेक्ट करा, ठीक है। पहली फैमिली के पास गए, उसने बोला 2 बच्चे हैं भैया हमारे घर में, तो 2 लिख दिया। दूसरे के पास गए, उसने बोला हमारे पास भी 2 है भैया, ठीक है। फिर तीसरे के पास गए, तो तीसरे वाले ने बोला हमारे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है। फिर 1 किसी ने बोला, फिर 1, फिर किसी ने बोला 2, फिर किसी ने बोला 3। अभी डेटा क्या हुआ? अभी इस पर मैंने कोई काम नहीं करा, मतलब ये कौन सा डेटा हुआ? रॉ डेटा हुआ, कच्चा डेटा हुआ। समझ में आया? अब ये ना थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। इसको और अच्छे से कैसे लिखेंगे वो मैं समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है? स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या है? ये 2 एक ऑब्जर्वेशन, ये 2 एक ऑब्जर्वेशन, ये 3 एक ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये सब ऑब्जर्वेशंस है। समझ में आया? इसके पास इतने, एक ऑब्जर्वेशन, इसके पास इतने बच्चे, एक और ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है ये लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? कहने का मतलब ये एक ऑब्जर्वेशन है 2, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये पूछ रहे। इसका मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, या फिर ऐसा कहूं कि 2 बच्चे कितने फैमिलीज में, एक बार और, कि 2 बच्चे कितने फैमिलीज में हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। या फिर ऐसा कहूं, अगर आपसे कोई पूछे, मान लो भैया 3 कितनी बार आ रहा है, तो आप गिनोगे कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार आ रहा है। मतलब ऐसी 4 फैमिलीज है जहां पर 3 बच्चे हैं, तो 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो ये 4 क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी हुआ ऑब्जर्वेशन का, फ्रीक्वेंसी हुआ ऑब्जर्वेशन का। समझ में आया? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझिए। मैंने डेटा लिखा, सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कहने का मतलब मैं डेटा की फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं, मैं ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं, इसलिए ये टेबल को मैं क्या बोलूंगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये टेबल क्यों बनाई गई? ये आसान करती है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के लिए डेटा को, ठीक है। आप लोग को समझ में आएगा, बस बने रहो, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेशन सबसे पहले लिखना है, ठीक है। 1 होगा,
ठीक है, या तो किसी के पास 2 है, किसी किसी के पास 3 है, ऐसा एक भी नहीं है किसी की जिसके पास 4 हो। तो 4 एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, सिर्फ 3 ही तरीके का ऑब्जर्वेशन है, 1, 2 या फिर 3। ये क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब टैली मार्क्स की मदद से जरा समझिएगा, एक कितनी बार आ रहा है? 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली, 5 और 6, 6 फैमिलीज के पास सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे हैं, मतलब एक ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। ठीक है, तो क्या लिख दिया भैया? क्या लिख दिया भैया? 1, 2, 3। हमको टैली मार्क्स करना आता है ना। ठीक है, ये 5 और 6, और उसी को क्या लिख दिया? 6। मतलब इस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 6। क्यों? क्योंकि ये कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। ये ऑब्जर्वेशन मेरे डेटा में कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। समझ आया? ये ऑब्जर्वेशन मेरे डेटा में कितनी बार आ रहा है? गिन लो भैया। ऐसी कितनी फैमिलीज है जहां पर 2 चिल्ड्रन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो टैली मार्क्स की मदद से क्या बना दिया? 10 लिख दिया। लिखना आता है ना टैली मार्क्स की मदद से। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 हो गए। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 10। कहने का मतलब 2 जो ऑब्जर्वेशन है 2 वो कितनी बार आ रहा है? वो आ रहा है 10 बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ आ रहा है? वो डेटा कितनी बार अकर करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा 3 कितनी बार आ रहा है? डेटा से समझ लो 4 बार आ रहा है। ठीक है, अब भाई ये ना देखो कितना अजीब सा लग रहा था, लेकिन अगर इसको हम ऐसा लिख देते तो कितना आसान है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो ऐसी 6 फैमिलीज, सॉरी ऐसी 10 फैमिलीज हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें 3 बच्चे हैं? आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो 4। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें एक भी बच्चा नहीं है? आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो ऐसी एक भी फैमिली नहीं है। समझ में आया? लेकिन यहां पर क्या ना देखना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो मेरे ख्याल से आप लोग को फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। वो ऑब्जर्वेशन कितने बार अकर करता है एक डेटा में, उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? देखा, मजा आया? अगर इसी तरीके से आपके बच्चे भी पढ़ेंगे तो देखिएगा फिर कैसे बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आज ही ज्वाइन करवाइए अपने बच्चों को PW क्यूरियोस जूनियर की बूस्टर क्लासेस 1 हफ्ते के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ ₹29 में।